हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा। एग्जाम अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपकी ट्रेनर कविता आपके लिए लेके आई हूँ हमारा एक स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ हमारा बजट बजट 2022। और इसमें मैं बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, कंपटीशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और इस बजट में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, उन क्वेश्चंस पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ मेरे दूसरे वीडियोस देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बजट। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा बजट 22-23। एंड इससे मुझे पूरी उम्मीद है, इससे आपको सारे का सारा कंपटीशन में आने वाला स्पेशल मटेरियल जो मैं देना चाहती हूँ सभी परीक्षाओं के लिए, वो आपको मेरे इस वीडियो से जरूर मिलने वाला है। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 21-22। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये मैं बाद में लूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बजट का बेसिक बता देना चाहती हूँ कि बजट 22 क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परीक्षा परिभाषा क्या है। तो जो बजट है ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसे ब्यूजे कहते हैं। इसको कहते हैं छोटा सा चमड़े का थैला। छोटा सा चमड़े का थैला जिसमें हम अपने सारे आय व्यय को, जो भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम उस थैले में रखते हैं। आज के समय में जो बजट है उसका मतलब है दस्तावेज, यानी एक इस तरीके का आपके फाइल आप कह सकते हैं, इस तरह की फाइल जो ये बताती है कि एक निश्चित समयावधि में, यानी जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होगा वो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी सरकार क्या व्यय करेगी, किस किस मद पर, किस किस चीजों पर कितना कितना व्यय करेगी, कितना कितना उसके पास धन आएगा, और किस किस तरीके से उनको जगह जगह पर वो परचेस और सेल करेगी, ये सब चीजें एक बजट के अंदर हमारी सरकार बताती है। एक बात और आपको स्पेशल इसमें ये बताना चाहूंगी कि एक जो ये बजट बजट करते हैं, ये बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं। बजट संविधान का प्रयोग हमारे संविधान में हुआ ही नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बजट शब्द का, अगर इसमें क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 101 और कहीं नहीं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कहीं नहीं, क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं। संविधान के 112 अनुच्छेद में जो है वार्षिक वित्त विवरण का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैंने बजट से दिया, और दूसरा वार्षिक की अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि फ्रांसीसी भाषा में बजट को क्या कहते हैं, ब्यूजे कहते हैं। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका बन सकता है भारतीय फाइनेंशियल ईयर यानी वार्षिक वर्ष जो होता है, वित्तीय वर्ष, उसे वो कब से कब तक कहा जाता है। वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। इसको मैं एक बार बताना चाहूंगी आपको। जैसे आप इस साल का फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, इसको हम वित्तीय वर्ष कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से मैं आपको देती हूँ कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। वो थे के शनमुख चेट्टी। ठीक है, पहले और लास्ट पूछे जाते हैं के शनमुख चेट्टी, और वर्तमान में निर्मला सीतारमण। इसके बीच में एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है हमारा कि पहली भारतीय वित्त मंत्री कौन थी। वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बजट से निकलते चले जाते हैं। बजट का अगर हम अनुमान बताएं कि बजट अनुमान किसे कहते हैं, तो सरकार जो बजट में आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए जो कमाई और खर्च का एक अप्रोक्सीमेट लगाती है, उसको ही हम बजट का अनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम बजट का अनुमान कहते हैं। अच्छा, अगर हम कहें कि संशोधित, या जो संशोधित अनुमान है वो क्या हुआ, यानी एक बदली हुई परिस्थितियों में, जैसे अभी कोविड चल रहा है,
जो सरकार अपने आय और व्यय को बदलती है। जैसे इस समय आप देखिए तो सरकार को हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे यहाँ का जो हमारा डेफिसिट हो गया है बहुत ज्यादा, कोविड की वजह से हमारे देश में सारे काम नहीं चल पाए, हमारे यहाँ इतने समय तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसकी वजह से हमारा देश बहुत पीछे चला गया। उसकी वजह से सरकार को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बजट में चालू वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं, जो पिछले पिछले वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा दिया जाता है। जब बजट पड़ता है तो पिछले वर्ष का भी लेखा जोखा दिया जाता है, और जो ये वर्ष है इसका संशोधित अनुमान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं। सरकार की कमाई कम हो रही है और खर्चे ज्यादा हो गए हैं। इस अंतर को हम क्या कहते हैं? इस अंतर को हम कहते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। यदि कमाई ज्यादा हो, राजकोष में मुनाफा हो रहा हो, तो इसको फिस्कल सरप्लस कहा जाता है, जो हमारे भारत में तो बहुत ही कम होता है फिस्कल सरप्लस, अधिकतर फिस्कल डेफिसिट ही होता है। अब है राजस्व घाटा क्या है? घाटे से ही आप समझ जाते हैं कि कम कमाई और खर्च ज्यादा, यानी रेवेन्यू। सरकार के लक्ष्य से, जो हमने लक्ष्य रखा है उससे कमाई कम होने को हम राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। ये राजस्व घाटा कहलाता है। फिर आता है हमारा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय यानी सरकार के पास जो भी पैसा आया देश चलाने के लिए जो खर्च करने का व्यय होता है, उसे हम खर्च हम कहाँ कहाँ करती है सरकार? तो सरकार सब्सिडी देती है, वेतन देती है, पेंशन देती है, और राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया जाता है। जैसे कि अगर सपोज टू उत्तराखंड में कोई भूकंप सुनामी आ गई, तो वहां पर जो है सरकार को कुछ अनुदान देना पड़ेगा, या फिर अभी जैसे कोविड से मरने वाले लोगों के लिए अनुदान देना पड़ा। इस तरह के अनुदान भी देने पड़ते हैं। कहीं पर भूकंप आ जाए तो भी सरकार को वहां पे व्यवस्था करनी पड़ती, या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए। अब हम लेते हैं पूंजीगत व्यय, यानी जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसको लेते हैं। देखिए, जिस खर्च से सरकार की कमाई हो रही है, ठीक है, उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी सरकार ने कोई निवेश किया, कोई बड़ी परियोजना बनाई, कोई सड़क बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, तो उसकी बिल्डिंग तो खड़ी हो रही है ना, तो उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी अंतर मैं आपको बताना चाहूंगी कि शेयर में जो 1 साल के लिए पैसा लगाए हुए हैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगर 1 साल से कम लगाया होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। राजकोषीय प्रबंधन, यानी जो हमारे राजकोष में एक मैनेजमेंट होता है, वो क्या है? हमारे वर्ष 2023 और 24 में कुल अनुमानित व्यय जो है वो 39.45 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय है। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और मैं तो आपको एग्जामिनेशन टर्म से ही पढ़ाऊंगी, तो इसको आपको याद रखना है कि इस बार का हमारा अनुमानित एक्सपेंडिचर कितना है 22-23 का। तो दोस्तों वो 39.45 लाख करोड़ है। चालू वित्त वर्ष यानी इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी 66.9 जीडीपी है। ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 22-23 के लिए जो जीडीपी जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी 6.4 अनुमानित किया गया है ना। एक अनुमानित होता है, अनुमानित किया गया है 6.4 रहेगा, ठीक है। 22-23 के लिए राज्यों की जीडीपी 4% का वित्तीय घाटा अनुमानित किया गया है, जिसका 0.5% जो है विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। वित्तीय घाटे के अनुमान जो है 0.5% जो है वो विद्युत क्षेत्रों में सुधार के लिए किया जाएगा। केंद्र बजट 22-23 के मुख्य बिंदु इस बार के इस तरीके से रहे, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि भारत में आर्थिक वृद्धि की दर 9.2 अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ जो आर्थिक वृद्धि है 9.2 अनुमानित है। अगले 25 साल भारत जो है 100 वर्ष के लिए जो अमृत काल प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया है। आप जानते हैं इस बार की जो हमारा गणतंत्र दिवस था वो 73 था। तो अब बहुत जल्दी हम आजादी के 100 इयर्स पूरे करने वाले हैं। तो अगले 25 सालों में 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति, समेकित विकास और उत्पादन संवर्धन, और सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु काल। निवेश और वित्तीय मदद भी इसमें शामिल की गई है।
पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक जो हैं वो है रेल, हवाई मार्ग, विमान, जो हमारे विमान पतन है हमारे यानी एयरपोर्ट्स हैं, हमारे माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना जो है जो हमारे पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देते हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध, बहुपक्षीय, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 कारक से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क में जोड़ दिया जाएगा। सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 22-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार कर दिया जाएगा और यानी जो हमारी सड़क राज्य नेटवर्क है उसमें 25 किलोमीटर तक का उसको कर दिया जाएगा और 22-23 में 4 स्थानों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना बनाई गई है जो पीपी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है उसके प्रारूप पर सुविधाएं जिसमें दी जाएंगी। 22-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षमता वृद्धि कवच के तहत जो है रेल मार्ग नेटवर्क 2000 किलोमीटर तक जोड़ा जाएगा। अगले 3 सालों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा एंड दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितनी वंदे भारत की मतलब इंडिया में निर्माण की जाएंगे सब 3 साल के अंदर 400 रेलगाड़ियां। अगले 3 सालों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ का परिव्यय। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.8 लाख हेक्टेयर की जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 130 लाख एमएसएमई यानी छोटे जो हमारे उद्योग हैं इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना के तहत उन्हें कर्जा दिया जाएगा यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। कुल 5 लाख करोड़ इसको कर दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो के तहत 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता को बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड जो है लॉन्च किया जाएगा। पीएम ई विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से टीवी चैनल लॉन्च किया जाएगा। लगभग 200 ऐसे टीवी चैनल लॉन्च करने की योजना बनाई गई है जिससे कि कोविड में हमने देखा जो बच्चों की पढ़ाई जिस तरीके से बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट कर रही थी और तो ये योजनाएं बनेंगी जिससे बच्चों की पढ़ाई ऐसी किसी भी हमारे पैंडेमिक में कभी भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। गुणवत्ता व मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसे प्रौद्योगिक सहायता देगा। मिशन शक्ति वात्सल्य सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही हर घर नल से जल के तहत 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा और 60 करोड़ परिवारों को ये आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उत्तर सीमा छिटपुट आबादी सीमित संपर्क बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 100% 1.5 लाख घर डाकघरों में मुख्य बैंकिंग प्रणाली शामिल की जाएगी। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों और 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। एम्बेडेड चिप और प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट स्थापित किया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए एक हिस्से में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित किए जाने के लिए डिजाइन जनहित में विनिर्माण की योजना है। 22-23 में घरेलू उद्योगों को निर्धारित करने के लिए निर्धारित पूंजी खरीदारी बजट 68% निर्धारित किया जाएगा जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ स्टार्टअप शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला जो है निकाय स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2030 तक की स्थापित सौर विद्युत के 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करना, उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए
19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन यहाँ सरकार द्वारा दिया गया है। सार्वजनिक पूंजीगत निवेश 2022-23 में निजी निवेश मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय का परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में शुरुआत किए गए 22-23 में शुरुआत करेगी। हमारी जो रिजर्व बैंक है वो डिजिटल रुपए की शुरुआत करने वाली है 22-23 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कब शुरू करेगी। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम भुगतान के लिए 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों के लिए अधिभार मौजूदा दर 12% से घटाकर 7% कर दी गई है। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के लिए विशेष प्रकार की प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को हस्तांतरण होने वाली आय पर 30% देना होगा। यानी जो अभी हमारी संपत्तियां डिजिटल हैं, वर्चुअल हैं, उन पे भी 30% टैक्स देना होगा। इस प्रकार आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी प्रकार के खर्च और भत्ते में कटौती नहीं होगी। यानी हमारा जो आय का हमारा इनकम टैक्स का स्लैब था वो लास्ट ईयर की तरह जस का तस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो ऐसा ही है। आप ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा नहीं है, कम से कम वो जैसा था वैसा ही रहा। यानी हमारे आय कर देने वालों को, हमारे इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को कोई भी राहत नहीं है, या आप कह सकते हैं कि राहत है कि वो बढ़ा नहीं है। ठीक है। सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खुला मंच तैयार करेगा। आपको एक इसके साथ ही एक बताऊं कि ये क्या होती है हलवा सेरेमनी। क्या होता है, जब भी हमारा कोई वित्त मंत्री हमारा बजट पेश करता है, उससे पहले जो है कहते हैं किसी भी चीज की शुरुआत मिठाई से होनी चाहिए, मीठे चीज से होनी चाहिए। तो बजट के प्रिंट होने से पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, जिसमें खुद इनिशिएटिव लेती हैं हमारी वित्त मंत्री और सबको हलवा सर्व करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो आजकल बहुत ही ज्यादा जो है सबके संज्ञान में है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको बता दूं। ये एक डिजिटल करेंसी है दोस्तों, जो जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। हम ये बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये जो है शेयर्स की तरह है। तो मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल भी शेयर्स की तरह नहीं है। देखिए, जो ये बड़ी अनस्टेबल होती है। शेयर्स स्टेबल होते हैं। सबसे बड़ा शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी में अंतर ये होता है कि शेयर्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एनएससी और वीएससी हैं, जो हमारे शेयर्स को मेंटेन करते हैं, जो संस्थाएं उसे चलाती हैं, मध्यस्थता करती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई मध्यस्थता नहीं होती, वो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, इंडियन ऐप्स भी हैं, फॉरेन ऐप्स भी हैं, वजीर ऐप है, इसके अलावा आपके बिटबीएनएस ऐप हैं, आपके कॉइन्स ऐप्स हैं, जिसके द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी सीधा ऐप डाउनलोड कीजिए, आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज चेंज होती है, मैं आपको ये बताऊं क्या फर्क होता है इसमें। क्रिप्टो करेंसी बड़ी अनस्टेबल है। तब उसको आज मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी जिसका दाम 4,000 रुपए है, पता चलता है कि 2 घंटे बाद वो 1,500 रुपए की रह गई, या अगले दिन वो सिर्फ 80 रुपए की रह गई है। लेकिन जो शेयर होते हैं वो कभी भी इतनी दर से नहीं गिरते हैं। शेयर अगर आप 100 रुपए का खरीदते हैं, वो मैक्सिमम पहले दिन 95 का होगा, अगले दिन 90 का होगा, तीसरे दिन 80 का होगा, चौथे दिन 70 का होगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज्यादा जल्दी से गिरती है और तेजी से बढ़ती है। ये भी हो सकता है कि आज आपने 4,000 की बिटकॉइंस खरीदे हैं और अगले दिन जो है वो 15,000 के हो गए। लास्ट महीने, पिछले महीने बहुत सारे लोग इसमें कंगाल हुए, बहुत सारे लोग इसमें बहुत अमीर बन गए। इसकी सबसे डिजिटल करेंसी, इसके नाम है क्रिप्टो करेंसी के, जैसे बिटकॉइंस, इथेरियम, इसके अलावा टेथर, लेटकॉइंस, डेजीकॉइंस, ये सारे इसके नाम है। 10 तरीके की डिजिटल मुद्राओं की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें ब्लॉकचेन की बात मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है हम उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी जो है इंटरनेट जो है होती है, और इसे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हर आपका डिजिटल लेन देन जो होता है वो बहुत ही खुला और साफ होता है, उसमें कभी भी कोई बीच में मध्यस्थता तो किसी की है नहीं। तो बड़ी ही एक तरीके से इसका जो लेन देन है वो बड़ा साफ होता है, बड़ा क्लियर होता है, और आपको उसके बारे में पता चलता रहता है। किस तरह से खरीदी जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया क्रिप्टो करेंसी। और इसके लिए एक्चुअली मैं बताऊं, क्रिप्टो करेंसी का जो यूज था वो
वो हमारे यहाँ के गैम्बलर्स लोग जिस तरह से गैम्बलिंग करते हैं ना, इनडायरेक्टली मैं आपसे कहूंगी, तो वो ये पोस्ट तरीके से उसको यूज कर रहे थे और अपने उसको बढ़ाते चले जा रहे थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 से जो है आने वाली 2022 से इस पे 30% टैक्स लगा दिया। यानी अगर किसी के पास 1 लाख रुपए के क्रिप्टो करेंसी के है तो वो अब आपकी कितने की रह जाएगी, 70,000 रुपए की, 30% उस पे टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपनी क्रिप्टो करेंसी को खाली करो। साथ ही साथ आरबीआई लॉन्च करने वाला है अपनी क्रिप्टो करेंसी। इसके साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहती हूँ, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें ही सारे आपके हल हो जाएंगे। देखिए 31 जनवरी, क्वेश्चन मेरा ये है कि 31 जनवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की में किया। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार वर्ष 2022 और 23 में भारत के आर्थिक विकास की दर 8.0 से 8.5% होने का अनुमान है। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2022, 21 और 22 में कृषि क्षेत्र में 3.9% वृद्धि दर संभावित है। इसके अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 में अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा है। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष 10 निर्यात की गई वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद शीर्ष रहा। तो आप ये बताइए इसमें से क्या सही है और क्या गलत रहा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी 2022 केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट निर्मला सीतारमण ने जो है संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की, ये बिल्कुल सही है ना। और आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें ये थी कि इसके अनुसार 21-22 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2 वृद्धि अनुमानित की है, जिसमें 21-22 में 7.3 गिरावट दर्ज की गई। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.85 रहेगी, यानी हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। जबकि 20 में जो है 7.3 गिरावट थी। 22-23 के लिए ये अनुमान है कि विश्व बैंक, एशियाई बैंक क्रमशः 8.7 और 7.5 वास्तविक टर्म जीडीपी वृद्धि संभावना के अनुरूप है। आईएमएफ के ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार 21-22 और 22-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो है 9% रहेगी और 23-24 में 7.5 रहने की संभावना है। अब 21-22 में कृषि संबंधित क्षेत्रों में 3.9% उद्योग, 11.8% सेवा क्षेत्र में और 8.2 रहने की का अनुमान है। कोविड-19 के चलते उधारों के बढ़ने से जो है केंद्र सरकार का कर्जा बढ़कर जीडीपी 59.3% हो गया है और 19-20 में 49.1% स्तर पर था। सितंबर 2021 के अंत तक, एक साल पहले तक, $556.8 बिलियन की तुलना में भारत में वहन कर्ज जो था वो $593.1 बिलियन हो गया है, यानी ये इतना बढ़ गया है, भारत का कर्जा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ गई है। मुद्रास्फीति 2021-22 में अप्रैल दिसंबर के दौरान 12.50% की दर से बढ़ी है। ठीक है। नीति आयोग ने जो है इंडिया सूचकांक डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर जो है सुधर कर 66 हो गया, जबकि 19-20 में यह 60 था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपको सारे ही बजट से आने वाले आंसर इसमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैं यहाँ से आपको देना चाहती हूँ कि बजट में हमारे क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, और बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जाते हैं तो बजट में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इस बार के बजट में मोबाइल चार्जर, खेती का सामान, हीरे के गहने, जूते चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें, मोबाइल फोन, कपड़ा और चमड़ा जो है वो सस्ता हो गया है। और इसके अलावा महंगी हुई हैं आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, विदेशी छाते, लाउड स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, स्मार्ट मीटर और एक्सरे मशीन। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बजट में सबसे लंबा भाषण। आप देखिए फरवरी 2020 में निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया था और बहुत ही असहजता उन्हें भाषण देते हुए हो गई थी। आखिरी 2 पन्ने वो नहीं पढ़ पाई थी। उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया था कि बचे हुए हिस्से को भी संसद में पढ़ा हुआ मान लिया जाए, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही थी उसके आगे। दूसरे लंबे भाषण का रिकॉर्ड जो है वित्त मंत्री सीतारमण के ही नाम गया, जो जुलाई 2019 में पहला बजट पेश करते हुए 2 घंटे 17 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था। आपको अगर हम देखें तो 1977 में जो है हीरू भाई
मुलजी भाई पटेल के बजट भाषण जो है सबसे छोटा भाषण रहा था, सिर्फ 800 शब्दों का भाषण रहा था। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला अगर मंत्री आपसे पूछा जाए तो हमारे मोरारजी देसाई जी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 10 बार उन्होंने बजट पेश करा। इसके बाद 9 बार पी चिदम्बरम जी हमारे वित्त मंत्री रहे, उन्होंने बजट पेश करा। प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार बजट पेश करा और यशवंत सिन्हा जी ने भी 8 बार बजट पेश करा। मनमोहन सिंह जी 6 बार बजट पेश करने का जो है रखते हैं। तो भारत में जो पहला बजट है वो 1860 को स्कॉटलैंड बैंक अर्थशास्त्री राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था 1816 में। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें कराए हैं। अगर आपको मेरी ये पीडीएफ अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरे जो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को पूरा ब्रीफ आप पढ़ेंगे तो बजट से आने वाले सारे आंसर आपको आ जाएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड माय चैनल एग्जाम अड्डा। धन्यवाद।